जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के कालक्रम को देखेंगे तो इस समय यूरोप में सभ्यता का विकास नहीं हुआ। ध्यान ही रखना है कि नगरीय सभ्यता का विकास सबसे पहले मिस्र में हुआ, फिर मेसोपोटामिया में हुआ, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है, फिर चीन की हांगू नदी वैली सिविलाइजेशन में होता है और फिर मेसो अमेरिका में सभ्यता का विकास होता है। यूरोप में तो सभ्यता का विकास काफ़ी लेट में हुआ था। तो इंडस सिविलाइजेशन का जो विकास हो रहा है, इस विकास का श्रेय उन्होंने भारतीयों को नहीं देकर उन्होंने कहा कि दरअसल भारत में इस सभ्यता का विकास एक तरह से मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता है ना से प्रभावित है। राइट, देखो ये क्या कह रहे हैं, जब इस सभ्यता का हमने खोज कर लिया, इस सभ्यता के बहुत व्यापक पैमाने पर हमें प्रमाण मिल गए और उसमें साइंटिफिक के डेवलपमेंट का भी प्रमाण मिल रहा है, एकदम से संगठित नगर नियोजन का प्रमाण मिल रहा है, एक विकसित जीवन पद्धति का प्रमाण मिल रहा है जो आर्यों की संस्कृति से काफ़ी विकसित था। ये गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर, डीएच गॉर्डन, ये लोग इस बात को स्थापित करते हैं कि भारत में जो इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुआ ये मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित है। आगे बढ़कर ये क्या कह रहे हैं कि सुमेरिया के लोगों ने क्या किया कि सुमेरिया के लोगों ने इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया। ध्यान ये रखना कि इन लोगों ने इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण किया और इसी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस क्षेत्र में इतनी विकसित सभ्यता का विकास हुआ और फिर अपनी इस अवधारणा, ये जो अवधारणा ये व्यक्त कर रहे हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता का अध्ययन करें और सिंधु सभ्यता का अध्ययन करें तो दोनों में बहुत समानता है, कई मामलों में समानता है। जैसे ये कह रहे हैं कि दोनों नगरीय सभ्यता है, दोनों के नगरों का निर्माण जो किया गया है उसमें ईंट का प्रयोग किया गया है, दोनों में ताम्र कांस्य धातु का प्रयोग किया जाता है, दोनों जो सभ्यता है उसमें कृषि के क्षेत्र में सरप्लस उत्पादन होता है, दोनों जो सभ्यता है इसमें मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है, दोनों में सील और सीलिंग का उपयोग किया जाता है, दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी है, यानी दोनों के बीच अपने सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान भी होता है। और इस रूप में अगर आप देखें तो दोनों में समानता है। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि दोनों में लिपि का प्रचलन है, यानी दोनों जो सभ्यता है इन दोनों सभ्यता में रिटन स्क्रिप्ट का प्रमाण मिला है। तो ये सारी जो विशेषताएं भारत के इंडस सिविलाइजेशन में दिखाई देती है ये दरअसल मेसोपोटामिया की जो सुमेरिया सभ्यता के लोग थे उन्होंने एक विकसित नगर नियोजन का विकास किया था और वे लोग इस क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र का औपनिवेशीकरण करते हैं, यानी इसको अपनी कॉलोनी के रूप में स्थापित कर दिए क्योंकि उनके पास पहले से एक बेहतर नगर नियोजन का टेक्निक था। उसी नगर नियोजन की टेक्निक के अंतर्गत उन्होंने इस क्षेत्र के जो भौगोलिक पारिस्थितिकी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस सभ्यता का विकास किया। दरअसल इस सभ्यता के विकास में भारतीयों का कोई खास योगदान नहीं है, ये सभ्यता एक तरह से मेसोपोटामिया के सुमेरिया लोगों के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं, ध्यान ये रखना है कि जब हम आधुनिक इतिहासकारों का अध्ययन करते हैं तो आधुनिक इतिहासकार इस अवधारणा का खंडन करते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से प्रभावित थे, उन्हीं लोगों ने
इस सभ्यता का विकास किया। आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो हड़प्पा जो सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता है, इसमें मौलिक अंतर है, राइट। इसमें समानता कम है, इसमें मौलिक डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कैसी है? तो ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यता तो है, लेकिन सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण जो है नियोजित प्रतिरूप पर किया गया है। नियोजित प्रतिरूप का मतलब क्या होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग इतने ज़्यादा विकसित नगर नियोजन का विकास कर रहे हैं कि पहले प्लान बना रहे हैं और उस प्लान के अंतर्गत इनकी मुख्य सड़क जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है और नगर 4 महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित हो जाता है। नगर में जल निकासी का उत्तम प्रबंधन है जो कि मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में नहीं दिखाई देती है। नगर के अंतर्गत जो आवासीय भवन और सार्वजनिक भवन का निर्माण किया गया है, उन आवासीय भवनों एवं सार्वजनिक भवनों के निर्माण में इंडस सिविलाइजेशन में जहां ईंट का व्यापक पैमाने पर उपयोग है, पक्की ईंट का व्यापक पैमाने पर उपयोग है, वहीं सुमेरिया के लोग ज़्यादातर कच्ची ईंट का प्रयोग करते हैं। लिपि ठीक है, दोनों में लिपि का प्रचलन है, लेकिन लिपि जो मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता की लिपि है वो किलाक्षर लिपि है, उसको पढ़ा जा सका है। इंडस सिविलाइजेशन की जो लिपि है ये चित्रलिपि है, अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके। तो दोनों की लिपि में स्वरूपगत अंतर है, दोनों के सीलिंग में अंतर है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता के लोग जनरली बेलनाकार सील ज़्यादा निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ चौकोर आकार के सील का निर्माण किया जाता है। मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें भी स्वरूपगत अंतर है और उसके बनाने और पकाने की प्रविधि में भी अंतर है। एग्रीकल्चर दोनों जगह है, लेकिन एग्रीकल्चर में वहाँ नहरों का उपयोग किया जा रहा है कृषि के लिए, वहीं नहर का प्रमाण जो है इंडस सिविलाइजेशन में नहीं है। जहाँ तक धर्म की बात है तो मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता में टेम्पल मिलता है, टेम्पल का साक्ष्य मिलता है, जिगुरत जिसको लोग कहते हैं। इंडस सिविलाइजेशन में कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हम देवी देवताओं की पूजा करते तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर का कहीं प्रमाण नहीं मिला है। तो दरअसल वास्तव में क्या है कि दोनों में मूल रूप से अंतर है। इसके अलावा कृषि उत्पाद में भी देखेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन के लोग कपास का उत्पादन करते हैं, सुमेरिया के लोग कपास का उत्पादन नहीं करते हैं। दरअसल सुमेरिया के लोग तो भारत से सूती वस्त्र का आयात करते हैं। तो ऐसा अगर हम साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा कि इंडस सिविलाइजेशन और सुमेरिया सभ्यता जो है इसमें मौलिक अंतर है, और मौलिक अंतर है तो इसके बाद जो है जो आधुनिक इतिहासकार हैं इन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत में कहा कि ये सिद्धांत है देशज उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी इंडिजिनस ओरिजिन थ्योरी। अब ये ध्यान में रखना है कि जब अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने इंडस सभ्यता के उत्पत्ति के प्रश्न में जो विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका खंडन कर दिया इन लोगों ने, और खंडन करके इन लोगों ने कहा कि वास्तव में अगर इंडस सिविलाइजेशन के उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाए तो ये भारत के उत्तर पश्चिम भारत जो है उसके स्थानीय पारिस्थितिक पर्यावरण में स्थानीय लोगों द्वारा सतत रूप से हजारों वर्षों तक विकसित तकनीकी और ज्ञान के आधार पर इस नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है, न कि ये सभ्यता बाहर से अनुप्रेरित है। और
इसके संदर्भ में इन्होंने क्या कहा कि अगर इस बात की जांच करनी है कि ये सभ्यता मौलिक रूप से देशज सभ्यता है ना, इसकी मौलिकता है, ये मौलिक रूप से देशज सभ्यता है, तो मौलिक रूप से देशज सभ्यता है, तो इस चीज़ की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें भारतीय उपमहाद्वीप में खास करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 6000 बीसी से लेकर राइट और 3500 बीसी तक एक प्राक हड़प्पा संस्कृति का विकास होता है, राइट, है ना। फिर इन्होंने कहा कि 3500 बीसी से लेकर 2600 बीसी के बीच एक आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, राइट, और तब जाकर के 2600 से लेकर 1800 बीसी के बीच परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का विकास होता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब हम 2600 से 1800 बीसी यानी जो हमने हड़प्पा में उत्खनन किया और हड़प्पा में भी उत्खनन कर रहे हैं तो हमें आरंभिक हड़प्पा का उस वहाँ प्रमाण मिल रहा, फिर परिपक्व हड़प्पा का प्रमाण मिल रहा, लेटर हड़प्पा का भी प्रमाण मिल रहा। लेटर हड़प्पा जो संस्कृति है उस संस्कृति के जो साक्ष्य, उन साक्ष्यों को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए या उसकी निरंतरता के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्पत्ति को अगर आपको समझना है तो इतनी वर्षों की भारतीय उपमहाद्वीप में खास करके उत्तर पश्चिम भारत में जो संस्कृति का विकास कंटिन्यूटी में हो रहा है उसकी एनालिसिस के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जब आप हड़प्पा सभ्यता यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो इसकी कुछ खास विशेषता आ जाती है। यहाँ आप कुछ खास विशेषताओं को ध्यान में रखिए, है ना, और ये खास विशेषता अलग से भी हम विशेषता पढ़ेंगे, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। खास विशेषताएं इसकी क्या है, तो ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, इसमें लिपि का प्रचलन है, ताम्रकांचुगिन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, नगरों का जो नियोजन जो है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके पर किया गया है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रकार के मृदभांड का उपयोग किया जाता है, सूती वस्त्र का यहाँ पर निर्माण किया जाता है, कपास का उत्पादन किया जाता है, इनकी भौतिक संस्कृति काफ़ी विकसित रही है। तो ये सारी विशेषताएं भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमिक रूप से होती है। क्रमिक रूप से होने का मतलब क्या है कि आप देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर इसके पहले अगर आप जाते हैं यानी 7000 बीसी से 6000 बीसी के बीच, तो यहाँ पर आप देखिए कि नवपाषाण काल है और इस नवपाषाण काल में सबसे पहले हमारे यहाँ खेती की शुरुआत होती है, यानी कृषि यहाँ से विकसित होता है। लेकिन ये कृषि स्थानांतरित कृषि थी 6000 से 3500 बीसी के करीब में। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो कृषि की प्रक्रिया है, अब यहाँ अस्थाई कृषि का विकास होता है। और ये अस्थाई कृषि का विकास कैसे होता है, तो यहाँ हम पहली बार ताम्र धातु का उपयोग करते हैं, ध्यान ये रखना है। ताम्र धातु का उपयोग मानव जीवन में पहली धातु का उपयोग जो मनुष्य ने किया वो ताम्र धातु था। यहाँ नवपाषाण काल में हमारे पास पत्थर के ही हथियार औजार थे। हालांकि हमने कृषि की शुरुआत कर ली थी, लेकिन अभी भी कृषि उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं था कि हम पूर्ण रूप से अस्थायी जीवन व्यतीत कर सकें। हम अभी भी शिकार संग्रह पर निर्भर थे।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है कि इस कालक्रम में जब हम ताम्र धातु का उपयोग करके खेती कर रहे हैं तो इससे जीवन में कुछ अस्थायित्व आता है। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण हमें मिलता है मेहरगढ़, है ना, कि इस चरण से। जैसे मेहरगढ़ एक ऐसा साइट है भारत में जहाँ पर सबसे पहले 7000 BC में अनाज के उत्पादन का साक्ष्य मिलता है। यानी प्रथम नौपाषाणिक के जो साइट है, सबसे प्राचीन नौपाषाणिक साइट है जहाँ से गेहूं जौ के उत्पादन का साक्ष्य मिलता है, यानी कृषि के विकास का साक्ष्य मिलता है। लेकिन इस चरण में मेहरगढ़ क्या हो जाता है कि मेहरगढ़ में ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिलती है जहाँ ताम्र धातु के हथियारों का उपयोग कर हम कृषि कर रहे हैं और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मेहरगढ़ के साथ साथ यहाँ पर एक और साइट है किले गुल मोहम्मद, राइट। तो इस तरह के प्रमाण किले गुल मोहम्मद से भी मिलती है, राइट। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि जो संस्कृति के अंतर्गत पत्थर, जैसे नौपाषाणिक संस्कृति पत्थर के हथियारों का उपयोग ये लोग करते थे, यहाँ ताम धातु का उपयोग कर रहे हैं। ताम धातु का उपयोग करना एक और मानव जीवन में एक नई चीज़ की शुरुआत करती है, क्योंकि पत्थर अधिकांशतः पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में उपलब्ध था, लेकिन ताम्र धातु तो किसी खास क्षेत्र में एक तरह से कॉन्संट्रेट था उसके ओर। दूसरा, ताम्र धातु से उपकरण बनाना, इसका मतलब है कि तांबे के जो अयस्क है उसको गला करके, उसको पिघला करके और फिर उससे हम हथियार बना रहे हैं। ये जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये संकेत दे रही है कि इस सांस्कृतिक विकास ने एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों के बीच व्यापार की प्रक्रिया का विकास करता है, राइट। क्योंकि जहाँ ताम्र धातु नहीं है वहाँ के लोग वहाँ से ताम्र प्राप्त करेंगे या ताम्र के हथियार प्राप्त करेंगे। हथियार के साथ साथ हो सकता अनाज का विनिमय होता हो, वस्त्र का विनिमय होता हो, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग जो है अब ये लोग मनकी वगैरह बनाने में भी करते हैं, तो उसका भी विनिमय हो रहा। यानी यहाँ पहले से संस्कृति का विकास ज़्यादा हो रहा। अब ये जो चरण है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का जो चरण है, इसमें कई महत्वपूर्ण साइट हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति के क्रमिक विकास का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण साइट है अमरी, है ना। अमरी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और अमरी से इस चरण में क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। ये प्रमाण है अन्नागार का साक्ष्य, यानी अन्न भंडार गृह का निर्माण। जब आप मैच्योर हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो यहाँ अन्न भंडार गृह इसकी खास विशेषता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर अमरी से एक तरह से अन्नागार का प्रमाण मिलना शुरू होता है। यानी अन्न भंडार गृह हमें किस चीज़ का संकेत देता है कि यहाँ के लोग अब इतने ज़्यादा अनाज का उत्पादन करने में सक्षम है कि उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा, यह भी संकेत देता है कि अनाज का जो उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है, कहीं किसानों से सरकार नामक अवधारणा तो नहीं आ रही है जो कि किसानों से जो टैक्स के रूप में अनाज लेकर के और उसको एक जगह अन्न भंडार गृह में रख रही है, ताकि कभी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी अनाज की कमी हो जाए, तो इस अन्न भंडार गृह के जो अनाज हैं उसका उपयोग करके अपनी जनसंख्या को उत्तरजीवी बनाए रखने में हम काम करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्रमिक रूप से इंडस सिविलाइजेशन का विकास होता है। जो लोग ये बात सोचते हैं कि नहीं, इंडस सिविलाइजेशन का विकास मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुआ है, वो पूरी तरह से खंडित हो जाता है, क्योंकि हमारी जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषता है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता अन्न भंडार गृह है। आपको हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में
अन्न भंडार गृह मिलता है। तो अन्न भंडार गृह का जो प्रमाण अमरीश से मिल रहा, ये तो बहुत बड़ा साइन हमें दे रहा कि इस सभ्यता का विकास भारतीय जो पारिस्थितिकी पर्यावरण भारत में विकसित तकनीकी के आधार पर हो रहा। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर देखिए कि कोटदीजी है ना। देखो कोटदीजी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है, राइट। लेकिन कोटदीजी तो और भी बेहतर प्रमाण दे रहा। कोटदीजी हमारे पास कई ऐसे प्रमाण दे रहा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो उत्पत्ति है, जो विकास है, वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ है, भारतीयों के प्रयास से हुआ है, भारतीयों द्वारा विकसित तकनीक के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। हमने पर्यावरण पारिस्थिति के साथ समायोजन के क्रम में जो टेक्नो इन्वायरमेंटल जो रिलेशन के आधार पर अपनी तकनीक का विकास किया और उसी तकनीक के आधार पर जो है हम इस सभ्यता का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कोटदीजी में क्या मिला है कि यहाँ पर आपको एक तरह से सुरक्षा प्राचीर मिल रहा, यानी किलाबंदी का साक्ष्य मिल रहा। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि किलाबंदी नगरीकरण का आरंभिक चरण है। यानी किसी भी सोसाइटी में जब नगरीकरण होता है तो नगरीकरण होने के क्रम में सबसे पहले लोग उस एरिया को घेरते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। तो बाउंड्री वाल जो है हमको कोटदीजी से मिलता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ आप देखिएगा कि कोटदीजी से मृदभांड मिला है, मिट्टी के बर्तन मिला है। इस चरण की हम बात कर रहे हैं, राइट। 3500 से 2600 बीसी के बीच की बात कर रहे हैं। तो कोटदीजी से जो मृदभांड मिला है, उस मृदभांड और हड़प्पा के जो विकसित चरण है, यहाँ का जो मृदभांड, दोनों में समानता है, ध्यान रखना है। जैसे हम ये बात जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो मुख्य मृदभांड है वो लाल या गुलाबी एक तरह से उसके सतह होते हैं और उस पर ब्लैक रंग से चित्र किया गया है, चित्रण अभिप्राय है। और चित्र बनाने में जिन प्रतीकों का इस्तेमाल जो है कोटदीजी में किया गया है, उसकी निरंतरता हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड में भी देखने को मिल रहा। क्योंकि यहाँ पर ज्यामितीय रेखाओं का उपयोग किया जा रहा, यहाँ पर मछली की जो स्लग है उसका उपयोग किया जा रहा, यहाँ पर सांड की आकृतियाँ बन रही है। तो कोटदीजी का मृदभांड तो एक्चुअली इसी की निरंतरता जो है हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है। इसके बाद अगर कोटदीजी से कहें तो मृण मूर्तियाँ है ना, मिट्टी के मूर्ति का निर्माण की जो प्रोसेस है, और ये विकसित हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खास विशेषता है कि हम मृण मूर्तियाँ मिलती है और उसमें भी माती देवी की मृण मूर्तियाँ, सांड की मृण मूर्तियाँ जो है ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर मिलती है। इसकी निरंतरता जो है हमें यहीं से दिखाई देती है। यानी 3500 से 2600 बीसी के क्रम में जो कोटदीजी में जो विकास होता है, उस कोटदीजी के विकास की निरंतरता हमें हड़प्पा के परिपक्व चरण में दिखाई देती है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक स्थल है आपका कालीबंगा, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है ना। अब देखो जब आप पढ़ते हैं तो ध्यान देना है कि ये किस चरण का है, तो ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के चरण का है। यानी परिपक्व हड़प्पा से पहले ही कालीबंगा जो कि राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है और उसका उत्खनन डीपी अग्रवाल ने किया था। इस कालीबंगा में जो है हमें क्या मिल रहा, जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें किस चीज़ को दिखा रहा कि अब ये लोग हल से खेती करने की टेक्निक का डेवलपमेंट कर लिए थे। यानी कि खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। दूसरा, इस खेत को जोतने का जो तकनीक था, उस तकनीक से ज्ञात हो रहा
कि ये एक ही खेत में एक से अधिक फसलों का उत्पादन एक ही मौसम में करते थे। ये और भी बेहतर विकल्प है, क्योंकि जब तक आपका कृषि तकनीक विकसित नहीं होगा, खाद्यान्न का उत्पादन जब तक आपका सरप्लस नहीं होगा, तब तक आप सभ्यता का विकास नहीं कर सकते हैं। अब कालीबंगा के अलावे आप यहाँ देखिए, दो और चीज़ों को ध्यान में रखिए। एक तो बनावली है जो कि आपका हरियाणा में है, और एक जुड़ीद्रो है ना। ये जुड़ीद्रो जो है पाकिस्तान में है ना। तो बनावली और जुड़ीद्रो से क्या मिल रहा कि मिट्टी की हल की प्रतिकृति मिल रही है, यानी खिलौना मिल रहा हल का। तो ये बात तो एकदम प्रूफ हो रहा कि ये लोग हल से खेती करना शुरू कर दिए थे, हल से खेत की जुताई करना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब क्या है कि अब सरप्लस उत्पादन पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा करने में सक्षम थे। इस चरण का एक और आप स्थल ले लीजिए जो कि मुंडी गांक है। ये मुंडी गांक जो है एक तरह से अफगानिस्तान में है ना। अब देखो मुंडी गांक में क्या है कि एक सार्वजनिक भवन का निर्माण मिल रहा, राइट, जिसमें कई कमरे बने हुए हैं। और इस चरण की बात मैं कर रहा हूँ 3500 से 2600 बीसी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सार्वजनिक भवन जिसमें 5-7 कमरे जो हैं ईंट से बने हुए हैं। अब ऐसा अप्रोच है कि मुंडी गांव के चूँकि अफ़गानिस्तान में है, और संभवतः कि उस पीरियड में मध्य एशिया के लोगों के साथ भारतीयों का व्यापारिक संबंध का विकास हो गया होगा, और चूँकि भारतीयों के व्यापारिक संबंध का विकास मध्य एशिया के लोगों के साथ हुआ होगा, तो ये मुंडी गांव में जो भवन मिल रहा है सार्वजनिक भवन, संभवतः इसका प्रयोग जो है एक मध्यवर्ती स्थल के रूप में व्यापारी जो है अपने सामान को अदला बदली करने के लिए वहाँ रोकते होंगे, और इसलिए ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार का भी एक तरह से सूचना देता है। तो कुल मिला के अगर इन सारी चीज़ों को आप देखें तो 2600 से 1800 बीसी के करीब जो है हमें जो डेवलपमेंट होता है, जैसे ताम्र कांस धातु का उपयोग यहाँ से शुरू हो जाता है। यानी कांस धातु का ये जो आविष्कार करते हैं तो उसके लिए ताम्र और टीन को मिलाने की टेक्निक का डेवलपमेंट एक करते हैं। तो ये क्रमिक रूप से तकनीकी विकास है। या इस पीरियड में लिपि का विकास करते हैं, नगरों को एक तरह से प्लान्ड वे में बनाना शुरू कर देते हैं, एक विशेष प्रकार के मृदभांड का निर्माण या उनके खाद्यान्न उत्पादन, अन्नागार, राइट, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये सारी जो व्यवस्था डेवलप होती है, ये व्यवस्था क्रमिक रूप से होती है, और ये भारतीय लोगों द्वारा भारतीय पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में अपनी तकनीकी कौशल के क्रमिक विकास के फलस्वरूप होती है, न कि सुमेरिया सभ्यता द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उसके औपनिवेशीकरण के कारण होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ तत्व आ सकते हैं व्यापारिक संपर्क के माध्यम से, वैचारिक विनिमय के माध्यम से, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, ये अपनी मौलिकता का परिचय देता है। मौलिक रूप में भारत में इसका विकास होता है, और यह जो है सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होती है। भारतीय लोगों के भारतीय सभ्यता में योगदान को भी रेखांकित करती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय पर्यावरण, भारतीय पारिस्थितिकी में भारतीय लोगों द्वारा अपनी क्रमिक रूप से विकसित तकनीकी कौशल के आधार पर इस सभ्यता का विकास किया गया है, और इस सभ्यता के विकास को हम इसी अवधारणा के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, जरूर है कि बाह्य तत्व आ सकते हैं व्यापार के माध्यम से या वैचारिक विनिमय के माध्यम से, लेकिन इसके बावजूद यह सभ्यता जो है अपनी मौलिकता का परिचय देता है।